हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो मैं गौरव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय मृदा। आप सबके सामने ये भारतीय मृदा, इंडियन सोइल, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और एक्चुअली में होती क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके बारे में पढ़नी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहले कि मृदा होती क्या है, ठीक है। फिर हम मृदा की संरचना यानी कि मृदा है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमस क्या होती है, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी कौन सी होती हैं, मृदा अपरदन क्या है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हमें डिटेल से देखना है, ठीक है। इन्हीं के बारे में आज हमें चर्चा करनी है सारी की सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उसके हम स्टडी करना शुरू करते हैं, है ना। तो जब हम मृदा की स्टडी करेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, और मृदा की जो स्टडी होती है, मृदा का जो अध्ययन होता है, उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज अध्ययन क्या कहलाता है मृदा का। तो मृदा का जो अध्ययन है वो कहलाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिट्टी की संरचना होती कैसी है या फिर मिट्टी किसको बोलते हैं। तो देखो, जमीन पर पाई जाने वाली दानेदार कणों की परत, एक लेयर होती है, दानेदार कण होते हैं जिसके अंदर, और वो जो परत होती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी मिट्टी होती है। लेकिन अभी ये मिट्टी पूरी हुई नहीं है। और मिट्टी कब तक पूरी नहीं होती है? जब तक उसके अंदर जैविक और अजैविक पदार्थ शामिल ना हो जाएं। जब तक मिट्टी के अंदर जैविक और अजैविक पदार्थ शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक हम मृदा को मृदा नहीं बोल सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे लाइक कंस्ट्रक्शन चला हुआ है आपके घर पे, है ना। कंस्ट्रक्शन चला हुआ है और जब ईंट पत्थर आते हैं तो उनके साथ में चूना आता है, मतलब बहुत ही पाउडर फॉर्म में, ठीक है तो वो भी पाउडर फॉर्म में दिखने में मिट्टी लगता है, लेकिन वो एक्चुअली मिट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के जैविक या अजैविक पदार्थ नहीं है, उसमें हम कुछ उपजा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर जैविक और अजैविक पदार्थों को हम शामिल कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा मृदा के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है कि हर दानेदार कण वाली परत भी मिट्टी नहीं है, मृदा नहीं है। मृदा कौन सी होगी? वो परत जिसके अंदर जैविक और अजैविक पदार्थ शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सड़ी गली पत्तियां और जीवों के अवशेष आदि मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। अब हम खाद डालते हैं, है ना। कोई भी हमने प्लांट लगाया, प्लांटेशन किया, उसके अंदर हम बीच बीच में खाद डालते हैं। कई बार घर के जो एक्स्ट्रा फूड होता है, फल, सारी चीजें बच जाती हैं, सब्जी वब्जी, तो उनको हम क्या करते हैं? गमलों में डाल देते हैं, थोड़ी सी खुदाई की, ताकि वो क्या करते हैं, ताकि वो एक खाद के रूप में काम करें। और ये चीजें क्या करेंगी? जो गली सड़ी पत्तियां होती हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, वो क्या करते हैं? मृदा को और उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी जितनी ज्यादा उपजाऊ होगी उतनी ही हमें ज्यादा फसल देगी, उतना ही ज्यादा हमें अच्छा प्रोडक्शन देगी, चाहे वो किसी भी चीज का प्लांटेशन हमने किया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कण होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, दानेदार कण। ये जो कण होते हैं, ये कण अपने आप में चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कण अपने आप में चार प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मिट्टी के जो कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? फोर टाइप्स। अब वो फोर टाइप्स होते कौन कौन से? लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मृत्तिका, जिसको क्ले बोला जाता है। सेकंड इज गाद, सिल्ट, बालू, सैंड, एंड ग्रेवल, जिसको हम बजरी बोल देते हैं। चार प्रकार, चार नाम, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एक पॉइंट और हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो बारीक कण होता है मिट्टी का, मृदा का, वो होता कौन सा है? तो सबसे जो बारीक कण होता है वो होता है क्ले, और जो सबसे बड़ा कण होता है मिट्टी या मृदा के अंदर वो होता है कौन सा? वो होता है ग्रेवल। एक यहां से क्वेश्चन रेज हो जाता है कि सबसे ज्यादा पानी कौन से कण के अंदर सोखने की क्षमता होती है। तो जो आपका क्ले होता है, अभी हमने देखा कि क्ले का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। एक ही चीज बात याद रखना बेटा कि जितना ज्यादा कम साइज होगा, जितना कम साइज होगा उतना ही ज्यादा पावर होगी उसके अंदर पानी को सोखने की, पानी को ऑब्जर्व करने की। तो क्ले क्योंकि सबसे आकार में छोटा होता है, इसीलिए इसके अंदर सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा परिच्छेद, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल होता क्या है? देखो, इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी कैसे बनती है और उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मृदा परिच्छेद इसी को कहा जाता है। हम्म? यह दिखाता है कि मृदा कैसे बनती है और इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। मृदा परिच्छेद
को खड़ा काटने पर इसकी परतें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं और इन्हीं परतों को मृदा क्षितिज या फिर सोइल होरिजन्स कहा जाता है। ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए कि सोइल होरिजन क्या है। सोइल होरिजन वही है जब हम इस प्रकार से मिट्टी को काट लेते हैं, इस प्रकार से जब हमने मिट्टी को काटा तो हमारे पास एक जो परफॉर्मा बन के तैयार हुआ, इसके अंदर हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा है सोइल होरिजन। अब सोइल होरिजन में थोड़ा सा देखने की देखो समझ में आ जाएगी चीजें। हमने क्या किया, मिट्टी की एक परत को जैसे कलाकंद काटते हैं ना, है ना, कलाकंद हमने काट लिया, एक पीस ले लिया हमने, इसी प्रकार से हमने मृदा का एक पीस ले लिया और इस मृदा के पीस में हमने अलग अलग चीजें देखनी है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 5 लेयर्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेयर है आपकी, इसको बोलते हैं ओ लेयर। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इनकी अपनी अपनी कुछ खास बातें हैं जो हमें देखनी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओ क्षितिज की, जिसको ओ होरिजन कहा जाता है। यह सबसे ऊपर की परत होती है, अभी हमने देख लिया था लास्ट इमेज में। और इसमें जैविक पदार्थ जैसे गली सड़ी पत्तियां, घास और अन्य जीवों के अवशेष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यह परत मृदा को उपजाऊ बनाती है। सबसे ऊपर की लेयर होती है। जब भी पेड़ से पत्ता टूटेगा तो ऊपर की लेयर पे जाएगा, नीचे तो नहीं चला जाएगा ना, सबसे ऊपर वही रहेगा पत्ता। ठीक है, तो जितने भी गली सड़ी पत्ती होती हैं, घास, अन्य चीजें होती हैं, वो सारी की सारी ओ क्षितिज में पाती हैं, जिसको हम कार्बनिक क्षितिज भी बोल देते हैं, कार्बनिक परत भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, कार्बनिक परत। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं ए क्षितिज, जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल की हम बात करते हैं तो इसे ऊपरी मिट्टी कहा जाता है। यह परत गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें खनिज और जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है। और जो जो लेयर है ना आपकी ए क्षितिज, इसकी खास बात क्या रहेगी कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मुख्यतः इसी परत में पाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी क्षितिज की। बी क्षितिज को देखो बेटा, इसे आधार मिट्टी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी टाइट हो गई है, नीचे जाकर के चीजें थोड़ी सी टाइट होती चली जाएंगी, है ना। ये थोड़ी सी टाइट हो गई है और इसीलिए इसको क्या बोला गया, मिट्टी का आधार। इसमें खनिज, लवण और मिट्टी के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यह परत जल और पोषक तत्वों का भंडारण होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे सी क्षितिज, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल की हम कुछ खास बात देखें तो ये हो जाएगा कि यह मृदा की सबसे निचली परत होती है। क्यों, सर एक तो रहेगी ना आर क्षितिज, ये क्यों नहीं है, आप इसको कैसे मिट्टी की लास्ट निचली परत बोल सकते हो। बेटा मिट्टी की निचली परत हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इससे नीचे जब हम आर क्षितिज पे जाएंगे ना तो वहां पे सिर्फ पत्थर होंगे, है ना, वहां पे सिर्फ पत्थर होंगे। देखो इसको एक बार, इसमें चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े और अपरिष्कृत खनिज होते हैं। यह परत धीरे धीरे टूटकर ऊपरी परतों को बनाती रहती है। यानी कि इसके अंदर क्या है, नीचे से पत्थर टूटे वो ऊपर आ गए हैं और यही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, अभी इसके अंदर जो हमारी 4 पॉइंट वाली है, 4 लेयर है, उसके अंदर टुकड़े हैं पत्थर के पूरे पत्थर नहीं है। ठीक है, और ये पत्थर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ आते रहते हैं प्राकृतिक कारणों की वजह से। आर्च क्षितिज की जब बात करते हैं बेड रॉक की, तो बेड रॉक के अंदर हम देखेंगे कि यह परत ठोस चट्टान की होती है। इसमें कोई भी जैविक पदार्थ या मिट्टी नहीं होती है। जब पत्थर ही हो गया तो उसके अंदर स्पेस नहीं है और स्पेस ही नहीं है तो उसके अंदर जैविक और अजैविक पदार्थ कहां से आएंगे। ठीक है ना, तो जो कण थे और जो मिट्टी की जो बनावट है वो आप लोगों ने देख ली, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ह्यूमस क्या होती है। तो समझने की बात देखो, इसमें मिट्टी का एक जैविक घटक है जो गले सड़े पत्तों, पौधों और जीवों के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में सहायक होता है और पौधों के पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ह्यूमस का, वो काम होता है बेटा नमी को बनाए रखना, है ना। आपके पास में 2 गमले हैं, एक गमले के अंदर सिर्फ मिट्टी डाली आपने, सिर्फ मिट्टी, और एक गमले के अंदर आपने थोड़ी सी ऐड कर दी खाद। ठीक है, प्लांटेशन से पहले आपने क्या किया, 2 गमले लिए, 2 पेड़ हैं आपके पास में, एक में सिर्फ प्योर मिट्टी है और एक में क्या है, मिट्टी के साथ में खाद। ठीक है, दोनों में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप ये देखेंगे कि जो अकेली मिट्टी है वो जल्दी सूख रही है, जबकि जिस गमले के अंदर आपने खाद भी डाला हुआ था उसके अंदर जो नमी है वो लंबे टाइम तक है। तो ये जो खाद है यही ह्यूमस है ना। ह्यूमस का ही दूसरा रूप है खाद। ये छोटी सी बात है समझने की। देखो इस तरीके से, क्या है ये सारी की सारी खाद ही तो है ना। गांव में होती है, गोबर की खाद डालते हैं जैविक,
गले सड़े पेड़ पौधों से बनाते हैं, हम तैयार करते हैं उस चीज़ को, और फिर हमारे पास ह्यूमस तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं बेटा मिट्टी के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सोइल चैप्टर। मिट्टी के जो प्रकार हैं, मिट्टी, इंडिया की अगर हम बात करें तो बेटा इंडिया में जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन यही मिट्टी अगर हम देखने जाएं अमेरिका में तो वहां पे 12 टाइप्स की होती है। ठीक है ना, लेकिन हमें अमेरिका नहीं जाना है, हम इंडिया में रहेंगे और इंडिया की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार कौन कौन से, क्या क्या उनको नाम दिया गया है। फर्स्ट इज जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट क्या है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है काली मिट्टी। तीसरी है लाल या इसको पीली मिट्टी बोल देते हैं, दो नाम कैसे उसके आगे डिस्कस करेंगे। लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, वन मिट्टी, पिटमे मिट्टी एंड लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, आपको इन्हीं के बारे में अलग अलग से इनके टाइप्स ये तो हो गए हैं, नाम तो हो गए हैं, इनकी कुछ खास बातें हमें देखनी है। आज हम 2 मिट्टियों को देख लेते हैं, बाकी मिट्टियों को कल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा का जो दूसरा नाम है वो है एक दोमट, और इसी को कछारी या कांप मिट्टी भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि दोमट मिट्टी किस मिट्टी को बोला जाता है, या फिर कछारी मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है। तो ये किसके हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी के। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी के 2 अन्य नाम, क्या? दोमट मिट्टी और कछारियां कांप। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या? अभी देखो, बालू, हमने बात की थी ना सैंड की, कण, है ना, थोड़ी देर पहले, कणों के प्रकार, कण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो उसी में बालू था एक। तो दोमट मिट्टी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बालू की मात्रा ज्यादा होती है, और जो दोमट मिट्टी होती है बेटा, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी। ठीक है, दूसरी जो है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी की क्या खास बात है? इसके अंदर बालू के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बालू के कण कम होते हैं, है ना, और ये होती है धान की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दोनों क्लियर हो गए हैं। दोमट मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। दोमट में बालू ज्यादा होता है, गेहूं के लिए बेस्ट होती है। कछारी के अंदर बालू की मात्रा कम होती है, और ये धान की खेती के लिए बेस्ट होती है। भारत में सर्वाधिक विस्तारित मिट्टी है। ठीक है, पंजाब से असम तक इसका विस्तार है, और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी आपकी यही रहने वाली है। देखो, इसके विस्तार की जब हम बात करते हैं बेटा, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, हमने कहा ना पंजाब से असम तक, तो ये देखो इस तरीके से, ये असम, सारा का सारा ये जो क्षेत्र है, ये जो मैं अभी रेड रेड दिखा देता हूं आपको, ये सारा का सारा क्या है? ये दोमट मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। और दोमट मिट्टी या फिर जो जलोढ़ मिट्टी, सॉरी दोमट नहीं बोलेंगे बेटा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के आसपास में ही देखने को मिलती है। और आप सबको पता है कि ये जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारी नदियां ही बहती हैं, हमारी हिमालयी नदियां। ठीक है, तो इसलिए असम से असम से पंजाब तक जो विस्तारित मिट्टी है, कौन सी होगी? आपकी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और तटीय मैदानों में भी देखने को मिल जाती है। थोड़े थोड़े देखो, यहाँ पे कुछ हिस्सों में ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। इस मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। नाम तो हमने देख लिया, इसको दोमट भी बोल सकते हैं, कछारी भी बोल सकते हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ खास बातें थी। अभी इसी प्रकार से इसके 2 अन्य प्रकार हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर मिट्टी कौन सी, बांगर मिट्टी कौन सी? खादर मिट्टी वो होती है जो नई मिट्टी है, जो कुछ कुछ समय में नई नई बनती रहती है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सारी नदियां बह रही हैं, है ना, आपकी गंगा, यमुना, गंडक, सारी सारी, कोसी, ठीक है ना, रामगंगा, ये सारी नदियां यहाँ पे बह रही हैं। अब यहाँ पे बह रही हैं, तो जब पानी का लेवल बढ़ता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है ना, हर साल दूसरे तीसरे साल में बाढ़ की खबर सुनने को मिल जाती है। अब जब बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आ रही हैं, और बहुत सारी जब मिट्टी वो लेके आई अपने साथ में, तो जब वो पानी सूखता है धीरे धीरे, जो मिट्टी लेके आई थी वो तो रह गई ना वहीं पे, जहां तक पानी फैला था वहां तक मिट्टी का विस्तार हो गया है। जो मिट्टी अब नई परत के रूप में बिछ गई है, वो आपकी नई मिट्टी है, और नई मिट्टी को क्या बोला गया? नई मिट्टी को बोला गया खादर मिट्टी। समझ में आया? अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भाई 20 30 50 साल पहले बाढ़ आई थी, लेकिन अभी नहीं आ रही है, भविष्य में आएगी पता नहीं है, लेकिन वहां पे भी तो नदियों की मिट्टी है ना, सारी की सारी है तो जलोढ़ मिट्टी, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है, और उसी लिए उसको क्या बोल रहे हैं? बांगर मिट्टी। तो
दोनों क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी काली मिट्टी की। काली मिट्टी के बेटा जो अन्य नाम है वो है रेगूर, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। ये 4 नाम इसके अन्य हैं। बेटा जो अदर नेम या फिर जो अन्य नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है। तो ये जो नाम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा नोट करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इन बातों को। इसका जो निर्माण होता है बेटा वो ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, और उन्हीं चट्टानों के टूटने से क्या होता है, उन्हीं चट्टानों के टूटने से आपकी काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। देखो, कोई भी ज्वालामुखी फटा, ठीक है, उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद जो मैग्मा बाहर आ गया है लावा बनके, वो लावा जम गया, ठीक है, और ये लावा किस चट्टान में बदल गया, बेसाल्ट चट्टान में। अब प्राकृतिक कारणों की वजह से ये जो बेसाल्ट चट्टान थी आपकी धीरे 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 टुकड़ों में टूट गई, कणों में टूट गई, और कणों में टूटने के बाद एक मिट्टी का निर्माण हो गया जो आपकी कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको बोला गया ज्वालामुखी मिट्टी भी बोल देते हैं, है ना, ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है बेटा, ओके। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी यही है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती अगर करनी है तो किस मिट्टी पे करनी चाहिए, तो हमें करनी चाहिए काली मिट्टी पे, क्योंकि काली मिट्टी से बेटर मिट्टी है ही नहीं कपास की खेती के लिए। ठीक है, ओके। विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार गुजरात में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गलत लिखा हुआ बेटा, ठीक कर देता हूं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में ये जो काली मिट्टी है आपको देखने को जो ग्रीन ग्रीन में दिख रही है ना, सबसे अधिक विस्तारित इन्हीं दो क्षेत्रों में है, महाराष्ट्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में भी है, एमपी में। ठीक है, रंग की अगर बात करें तो काला या भूरा होता है, रीजन पूछ लेता है कि इसका रंग काला क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, तो बेटा टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, है ना, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर चूना की मात्रा अधिक होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चूने की मात्रा अधिक होती है। जल धारण की अगर बात करें तो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक इसी में होती है, और इसी वजह से इसे स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी भी कह दिया जाता है। काली मिट्टी के अंदर पानी डालोगे तो पानी जल्दी से सूखेगा नहीं। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर पानी तो बालू मिट्टी भी जल्दी सोख लेती है ना, बात सिर्फ सोखने की नहीं है, बात उसको मेंटेन करने की भी है। बालू मिट्टी ली आपने और एक जगह पे आपने काली मिट्टी ली, दोनों में पानी डाल दिया, पानी सोख तो देखो अब्जॉर्व दोनों नहीं कर लिया, है ना, काली मिट्टी उस पानी को लंबे टाइम तक अपने पास रखेगी, जबकि बालू मिट्टी के अंदर से पानी जल्दी से खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए जो सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता है, जल को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो किस मिट्टी में है, वो सबसे अधिक है बेटा काली मिट्टी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, फटने और सिकुड़ने का गुण। आप कभी खेतों में गए होंगे, और ऐसे खेतों में जहां पे थोड़ा सा काली मिट्टी का विस्तार है, तो पानी जब लगता है तो कीचड़ की तरह हो जाता है ना, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाता है तो पानी सूखने के बाद जो जमीन है वो ऐसी दरारों में दिखनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से, है ना, क्रैक्स आ जाती हैं, जैसे एड़ियां फटती है ना वैसे ही। तो जब जमीन फट जाती है, और ये जो गुण होता है मिट्टी के फट जाने का, परत के फट जाने का, ये सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी में होता है, बाकी किसी भी मिट्टी में नहीं। ठीक है, ये इसको अनूठा बना देता है। सूखने पर क्या है, दरारें फट जाएंगी और प्राकृतिक रूप से हवा का अंदर तक संचार हो जाएगा। और हम बात कर सकते हैं कि दक्कन के पठार में भी ये मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हाँ ये वही चीजें कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और लास्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आपकी लाल पीली मिट्टी हो जाएगी, जिसके बारे में हम कल शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए जरूरी रही होगी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।